हेलो गाइस। तो बहुत टाइम हो गया, मैंने कोई वीडियो बनाया नहीं था और सोच रहा था कि क्यों ना वापस यूट्यूब पे वीडियो डालना स्टार्ट कर दूं। तो बोलने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, दिखाने के लिए भी बहुत कुछ है, पर फिलहाल तो अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए आपसे बात ही कर पाऊंगा, दिखा नहीं पाऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि मेरे कुछ वीडियोज़ है लास्ट ईयर के, इस ईयर के, जो मैं सोच रहा हूँ अपने व्लॉग चैनल पर डालूँ। दूसरी बात यह है कि मैं आपसे नासिक में, जैसे मैंने बताया, मैं नासिक में रहता हूँ, काफ़ी सालों में नासिक में रहे हुए हैं। और जैसे कि आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो 2027 के आखिरी से कुंभ मेले की शुरुआत, 2026 के आखिरी से कुंभ मेले की शुरुआत होने वाली है। तो सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को न्यूज़ मिलती रहे नासिक के रिलेटेड, कहाँ पर क्या है, इसमें सब शेयर करते रहूँगा आने वाले टाइम में। चलो खैर, उसको तो बहुत टाइम है, पर अभी के लिए मैं शेयर कर दूँ कुछ चीज़ें। तो मेरा कुछ टाइम पे, जैसे मैं इंजीनियरिंग की हुई है, मैं जॉब करता हूँ आईटी कंपनी में, वो वर्क फ्रॉम होम है। तो जब फर्स्ट पॉइंट मैं चालू करता हूँ कि कुछ टाइम पहले, मतलब इसी साल के शुरुआत से मैं अब्रॉड स्टडी के लिए सोच रहा था। इसलिए मैं वीडियोस डाल भी नहीं पाया, थोड़ा ऑफ रहा यूट्यूब से और सोशल मीडिया से, कि भाई कि अब्रॉड के लिए ट्राई करें हम लोग मतलब मेरी फैमिली के साथ में अब्रॉड जाऊं मैं। काफ़ी टाइम से चल रहा था वो, जनवरी से ही मेरे मतलब माइंड में आ रहा था। आप पूछोगे क्यों भाई, इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, क्यों जाना चाह रहा है? ऑफकोर्स जैसे मैंने बताया कि मैंने इंजीनियरिंग की हुई है आईटी में, तो जैसे कि सब लोग बोलते हैं, सब जानते भी है कि सब लोग सोचते हैं कि बाहर बाहर फॉरेन जाओगे तो आप अच्छा ही कमाओगे इंडिया से एज कम्पेयर टू इंडियन सैलरी, और अच्छी कॉस्ट मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ है। ऑफकोर्स कॉस्ट ऑफ लाइफ थोड़ी महंगी, मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग महंगा है वहाँ पे। तो मेरा भी यही था कि भाई अब्रॉड जाके अपन आईटी में पढ़े हुए हैं, तो आईटी में अपना एक्सपीरियंस में, मेरा 6 इयर्स का आईटी में एक्सपीरियंस है, क्यों ना मैं अब्रॉड जाके अच्छा मतलब मास्टर्स पढ़ाई करूँ, मास्टर्स की। और 1.5 साल का होता है न्यूजीलैंड में, स्पेसिफिक टू बी स्पेसिफिक न्यूजीलैंड में, क्यों ना न्यूजीलैंड जाके मैं मास्टर्स पढ़ूँ और ऑफ कोर्स जॉब मिल जाएगा तो भाई लाइफ सेट है। ये मेरा थॉट था और अभी तक था वो थॉट, और उसके लिए मैंने काफ़ी ट्राई भी किया। जैसे कि मेरे पास यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड उसका ऑफर लेटर आ चुका है मास्टर्स के लिए आईटी में, तो उन्होंने मुझे एडमिशन दिया है। पर अभी कुछ फैक्ट्स की बात करता हूँ मैं, और करंट सिचुएशन की बात करता हूँ, इंडिया और इंडिया के बाहर की करंट सिचुएशन के बारे में। फिर मैं आपको यहाँ के बताता हूँ अभी मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या है, मतलब पहले बाद में आते हैं, पहले अभी तक क्या किया उसको थोड़ा बता दूँ आपको, इन शॉर्ट बता दूँ, आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, थोड़ा जल्दी बता दूँ थोड़ा। तो मैंने ऑफर लेटर आ गया मेरे पास। जैसे मेरे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, मेरे फादर मदर नहीं है, और भाई बहन में बहन है एक, वो यहाँ पे नहीं गुजरात में रहती है, वापी में रहती है मेरी बहन, बड़ी बहन है, और बाकी ब्रदर सिस्टर और कोई नहीं है, मतलब ब्लड रिलेशन में और कोई नहीं है, ठीक है। तो ये है करीब करीब मार्च अप्रैल की बात है, मतलब मैं जुलाई में ही जाने वाला था, जो अभी गया है ना, 2-3 महीने हो गए जुलाई जाके, मैं उसी जुलाई में न्यूजीलैंड जाने वाला था, क्योंकि मेरे पास ऑफर लेटर तो आ गया था। मेरा सिर्फ प्रॉब्लम तो हो रहा था, मेरा लोन के लिए हो रहा था, एजुकेशन लोन के लिए। और इवन मैंने पीटीई भी क्लियर कर लिया, जो इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होती है वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। जो रिक्वायर्ड स्कोर था उसके ऊपर ही था मेरा, मतलब ओवरऑल आप पूछो कितना था भाई, तो 61 था मेरा ओवरऑल। हाँ, तैयारी थोड़ी कम पड़ गई थी, मैंने प्रॉपर परफेक्टली तैयारी नहीं की थी, तो फिर स्टिल हो गया, मतलब ओवरऑल 61 है, और मिनिमम के ऊपर ही जो रिक्वायरमेंट, रीडिंग राइटिंग सब में, स्पीकिंग में। तो मैंने बैंक से बात की, तो बैंक वाले कह रहे भाई आपको नॉन कोलेटरल चाहिए। नॉन कोलेटरल बेसिकली ये होता है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी अगर नहीं है और आप स्टिल एजुकेशन लोन लेना चाहते हो, तो आपको लोन मिल जाएगा विदाउट एनी कोई प्रॉपर्टी गिरवी बोलते हैं, कोलेटरल मतलब गिरवी रखे बिना आपको मिल जाएगा यार। मैंने बोला चलो सही है, पर बोले आपको ब्लड रिलेटिव चाहिए। मेरी जैसे मेरी वाइफ अभी जो जॉब नहीं करती है, और जॉब तो ऐसे कर नहीं रही वो, और क्या बोलते हैं, क्योंकि मेरी जो लड़की है वो अभी छोटी है। हाँ, तो कोलेटरल की बात कर रहे थे, तो रिलेशन में कोई था नहीं। काफ़ी मैंने मतलब हार्डशिप की लोन अप्रूव, मतलब लोन मिलने के लिए, और अभी तक भी मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि कोई जॉब कर नहीं रहा, मेरी सिस्टर भी जॉब नहीं कर रही, तो लोन नहीं हो पाया है। और मैंने सोचा कि चलो हम कहीं से अगर लोन का कुछ करते भी है, कुछ मतलब कहीं से कुछ रुक के, थोड़ा टाइम रुक के फिर करते हैं। फिर थोड़ा मैंने रिसर्च किया, रिसर्च तो मैंने पहले भी किया था, बट अभी मैंने थोड़ा और डीप में जाकर रिसर्च किया कि भाई वहाँ की एक्चुअल कंडीशन क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे
हमें वहाँ से सब यहाँ से बैठे बैठे सब अच्छा लग रहा है कि वहाँ वाह क्या लाइफ है वहाँ पे, मतलब जॉब मिल जाएगी, इंजीनियर मतलब मास्टर्स ग्रेजुएशन हो जाएगी, जॉब मिल जाएगी, इतना 3 लाख 4 लाख रुपए महीना कमा लेंगे, क्या हो गया लाइफ सेट, क्या देखना है। बट नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने प्रॉपर रिसर्च किया कि भाई एक्चुअल में वहाँ पे भी जॉब की कंडीशंस क्या है, मतलब जॉब का मार्केट कैसा है। और देखो सबसे पहली बात कि जॉब मार्केट वहाँ का वैसे अगर आईटी के लिए पूछोगे तो अभी सही नहीं है, स्पेशली न्यूजीलैंड की बात कर रहा हूँ, बाकी कंट्रीज में भी आता हूँ मैंने रिसर्च किया है। बट हाँ, अभी करंट में जॉब कंडीशन सही नहीं है आईटी की, वहाँ पे जॉब्स जल्दी मिल नहीं रही है, और मिल भी गई तो आपको सैलरी पैकेज बहुत बढ़िया नहीं मिलेगा। मैंने कैलकुलेशन लगाया, आपका अगर आप फैमिली के साथ जाते हो, मैं सोचा था अभी फैमिली वाइफ को साथ में बाद में बुला लूँ 6 महीने बाद, तो आपको एक्सपेंस बताता हूँ क्या होता है, शॉर्ट बताता हूँ एक्सपेंस। वहाँ पे वीकली होता है, तो अगर आपका मंथली रेंट $500 पकड़ के चलो, मिनिमम टू मिनिमम बोल रहा हूँ मैं, इसमें लाइट बिल इंक्लूड होगा नहीं होगा वो कह नहीं सकते, लाइट बिल और वाईफाई बिल, तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपए महीना होगा। 1 लाख रुपए महीना आपको रेंट देना पड़ेगा घर का, वो भी बहुत हाई फाई नहीं रहेगा, नॉर्मल घर रहेगा। फर्नीचर, अब मुझे नहीं लगता आपको फर्नीचर कहीं मिले, फर्नीचर नहीं मिलेगा, तो फर्नीचर भी आपका ही रहेगा। तो ये 1 लाख पर मंथ का आपका ये रहेगा। सेकंड थिंग ये रहेगा कि आपका जो बाकी का एक्सपेंस है, जैसे फूड हो गया, शॉपिंग वॉपिंग, अगर वो सब पकड़ लिया मैंने रफ तो ऑलमोस्ट 30,000 35,000 आपका मंथली उसको एक्सपेंस हो गया ग्रोसरी का। ठीक है, ये तो आपका ये एक्सपेंस पकड़ लिया, तो आपका 1,30,000 1,35,000 तो यही हो गया। ठीक है, आपको वहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री, अगर आपके बच्चे हैं तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो जो आपका एजुकेशन तो फ्री है बच्चों का, बट हाँ सबसे बड़ी बात आपका टैक्स, तो वहाँ पे टैक्स का स्लैब भी ऑफकोर्स हाई है, तो बता दूंगा आपको टैक्स का स्लैब बाद में कभी। सॉरी गाइस, स्पैम कॉल आ गया था, मैं तंग आ चुका हूँ स्पैम कॉल से, कैसे रोकूं इनको, ब्लॉक करने के बाद भी कहीं से भी दूसरे नंबर से आया था कॉल वापस। हाँ, तो वो सिचुएशन एक्चुअल में ऐसी है, तो मैंने सोचा भाई कि अपन अगर सैलरी मिनिमम टू मिनिमम 60,000 वहाँ पे मिल जाती है, वो भी थोड़ा डिफिकल्ट है, जॉब बताया जॉब पकड़ना तो मिलना ही डिफिकल्ट है, मिल भी गया तो 60,000 70,000 के ऊपर आपको इजीली मिलती नहीं है। 60-70,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, ये 1000 मतलब ईयरली पैकेज जो है, उसके ऊपर आपको जॉब मिलती नहीं है। स्पेशली आईटी की बात करो, बाकी मुझे पता नहीं अभी, पर आईटी का जैसे मैंने रिसर्च किया उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो 60-70,000 पकड़ के चलो आप, ठीक है। अब उसका अगर आप कन्वर्ट करोगे तो सिंपली 50 से कर दो, क्योंकि अभी 51-52 का रेट चालू होगा, 50 से आप कर दो तो 30 लाख के आसपास 35 लाख के आसपास आपका पैकेज है ईयरली। उसमें से 35 समझो, लेट से 35 पकड़ दो, 35 लाख आपके ईयरली पैकेज है। उसमें से आप 7 से 8 लाख रुपए टैक्स में माइनस कर दो, आपका ईयरली टैक्स पकड़ लो, उसका 28 लाख बचे। अब मैंने आपको बताया था हाउस रेंट कितना है, 1 लाख रुपीज फैमिली के बता रहा हूँ, बिना फैमिली के जा रहे हो तो आप तो बचत कर पाओगे। और एक और चीज, अगर आप इंडिया में 1 लाख या 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो ना, तो बिल्कुल मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। कैसे भी कमा रहे हो, बिजनेस से कमा रहे हो, नौकरी से कमा रहे हो, या 2 मल्टीपल इनकम से सोर्स से कमा रहे हो, पर मत जाओ अगर आप इंडिया में 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कमा रहे हो तो, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब रिजल्ट बताऊंगा, बाद में बताऊंगा मैं, तो जो मेरा रिसर्च है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, जो मैंने रिसर्च किया हुआ है। तो 1 लाख रुपए आपको रेंट बता दिया, 30-35 हज़ार रुपए तो आपको मैंने ग्रोसरी के खर्चे बता दिए, ठीक है। तो कितना हुआ, 1,35,000 हो गया। अब मैंने सोचा कि अगर मैं लोन लेके जाता हूँ तो मेरी जो EMI बनेगी महीने की ऑलमोस्ट 50-60,000 बनेगी EMI मेरी मंथली, 50 से 60 रुपए मेरी EMI बनेगी, तो मेरे 2 लाख रुपए हो गए, ठीक है। अब मैंने 28 लाख रुपए बताए थे मेरे, 28 लाख को अगर आप डिवाइड बाय 12 करोगे तो लगभग मुझे जो लगता है 2 के आसपास ही बैठेगा, 2.30 2.35 के आसपास बैठेगा हिसाब। अब मैंने सोचा कि भाई तू एक 35, अगर हाँ कार तो आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम एकदम यूजलेस है, इतना खास नहीं है ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो कार तो आपको लेनी पड़ेगी। तो मैंने कार का भी EMI पकड़ा था, कार सेकंड में लो या न्यू लो, आपको EMI देनी पड़ेगी, कार इंश्योरेंस रहेगा, वो खर्चा अलग रहेगा आपको, है ना। तो मैंने ऐसा पकड़ के 1,60,000 का हिसाब पकड़ा हुआ था कि 1,60,000 रुपये अपने सिर्फ ये जाएंगे। अब मैं लोन लेके जाऊंगा तो लोन का खर्चा कितना बैठेगा, EMI 50,000 रुपीज़ मिनिमम पकड़ रहा हूँ, 45-50 तो जाता है मिनिमम, कितना भी आप 40 लाख का लोन लेना था मैं 10 ईयर्स के लिए, तो 10-15 ईयर्स के लिए जो भी था, तो 50,000 रुपये तो आपको वो जाता ही, ठीक है। तो कितना हुआ, 1,60 और 50 2,10,000 हो गए। अब मेरे हाथ में सैलरी कितनी आ रही है मेरे हाथ में, 2,25,000 2,30,000। तो अब मुझे बताओ 7 साल तक मुझे 10 साल तक यही EMI भरनी है, पैकेज तुरंत बढ़ने नहीं वाला,
तो मैंने सोचा यार तेरे हाथ पे 10-15 हज़ार रुपए आएंगे, अगर वाइफ को जॉब जब लगेगी तब की तब है भाई, जॉब लगेगी और कितनी की लगेगी वो भी नहीं पता, तब की तब है वो बात। तो मैंने सोचा कि तेरे हाथ में बचेगा क्या 10-15 हज़ार रुपए, मतलब तू इतनी झकमारी करके जाएगा, इतने मतलब इतना खर्चा करके जाएगा, इतना स्ट्रेस लेगा मतलब लोन के लिए, उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, पीसीसी होगा, वहाँ जाके स्ट्रगल, पार्ट टाइम जॉब जब मिलेगा तब मिलेगा, पार्ट टाइम की कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब जल्दी नहीं मिलते वहाँ पे, लोगों को 6-6 महीने लग जाते हैं, किसी को साल भर लग जाता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, तो पार्ट टाइम जॉब मिलता नहीं है वहाँ पे। फिर पढ़ाई भी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑकलैंड है जो टॉप रैंक है न्यूजीलैंड में, तो पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। मैंने कुछ लोगों से जो अभी जस्ट इस साल ही पास आउट हुए उनसे पूछा कि भाई सिचुएशन क्या है, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा सिचुएशन बहुत ख़राब है, जो उनके पहले के बैच के पास आउट है उनको भी अब तक जॉब नहीं है। तो जो सिचुएशन क्या है अभी वहाँ पे जॉब मार्केट की, जॉब्स है न्यूजीलैंड में पर किसके लिए, वो है हेल्थ केयर सिस्टम के लिए। अगर आप हेल्थ केयर में हो, नर्सिंग में हो, डॉक्टरी में हो, मेडिकल लाइन में हो ना आप, तो आप जा सकते हो, इवन फार्मेसी में हो तो आप जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे जॉब है उनके लिए, हेल्थ केयर के लिए। बट आईटी के लिए मार्केट जॉब नहीं है। रही बात सीजनल वर्कर्स के लिए, तो मुझे लगता नहीं सीजनल के लिए भी इतना कोई खास है अपॉर्चुनिटी, और सीजनल के लिए आप पीआर आपको लेने में दिक्कत हो जाएगी, सीजनल में पीआर लेने में आपको दिक्कत हो जाएगी। तो पीआर चाहिए तो भाई आपको वहाँ पे परमानेंट, दूसरी बात स्पॉन्सरशिप कोई देता नहीं वहाँ से, है ना, आप यहाँ पे और आपको कोई स्पॉन्सरशिप बैठे बैठे देते, तो वो भी चीज़ पॉसिबल नहीं है। अब मैंने ये सब फैक्टर्स ध्यान में रखते हुए सोचा कि भाई 40 लाख का लोन लेके जाएगा तू, इतना सब स्ट्रेस लेके जाएगा, स्ट्रगल इतना करेगा और तेरे हाथ में मिलेगा एट दी एंड क्या मिलेगा तुझे। पर मुझे तो मेरा बैकअप प्लान देखना पड़ेगा, है ना। और हम लोग जैसे आते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। मिडिल क्लास जो बैकग्राउंड से आते हैं भाई, तो उनके पास बैकअप नहीं, तो उनको ये सब चीज़ें सोचनी पड़ती है। जो बहुत रीच है उनके लिए उनको फर्क नहीं पड़ता, अगर जॉब 6 महीने लगे, साल भर लगे, उनको क्या, उनका वहाँ चल जाएगा, है ना। हम तो यहाँ पे मतलब सब खुद ही मैनेज करने वाले हैं, किसी का सपोर्ट नहीं है फैमिली में, और फैमिली में कोई है भी नहीं। तो ये सब थॉट्स लाके फिर सोचा फिनलैंड के लिए एक बार देख लेते भाई। फिनलैंड में एजुकेशन चीप है, थोड़ा चीप इन द सेंस कि भाई स्कॉलरशिप मिलती है, ऐसा सुना है मैंने, देखा अभी स्कॉलरशिप मिलती भी है, नॉट 100% बट 50%, 80%, 40% ऐसे स्कॉलरशिप मिल जाती है न्यूजीलैंड फिनलैंड में। पहले स्वीडन सोच रहा था मैं, स्वीडन में आईटी मार्केट अच्छा है जॉब का, तो वो देखा मैंने, पर स्वीडन में भी है जॉब मार्केट, पर वही सीन अगर तो भाई तेरे हाथ में बचेगा क्या, क्योंकि देखो सैलरी उतनी मिल रही है, स्वीडिश क्रोना मतलब 10 रुपये पकड़ लो स्वीडिश क्रोना, वैसे तो 9.5 का रेट चालू, मैं 10 का बता रहा हूँ आपको एवरेज पकड़ने के लिए, इजी लेगा क्वेश्चन। वहाँ पे 3 लाख रुपए आएंगे, और 3 लाख में से वो सब टैक्स कट कुट के हमारे हाथ में 2-2.25 ही बचेंगे। खर्चा भी सेम, स्टॉकहोम में तो पता है, स्टॉकहोम जो कैपिटल है वो बहुत एक्सपेंसिव है स्टॉकहोम स्टूडेंट का। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ का जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा वो सिर्फ 1 साल के लिए, मतलब अगर आपको, और दूसरी बात लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए जॉब के लिए, इजी है, कंपलसरी नहीं है, स्वीडिश आनी चाहिए, स्वीडिश लैंग्वेज। अब अगर आपको 1 साल में जॉब नहीं लगी तो आपको इंडिया आना ही पड़ेगा, या फिर वहाँ पे बिजनेस चालू करो, या फिर एक और कोर्स में पार्टिसिपेशन करो, तो आपको पैसा ही खर्चा करना है 1 साल में अगर जॉब नहीं मिली तो। दूसरी बात ये है कि स्वीडिश सीखो, स्वीडिश आपको थोड़ी इजी है, अगर इंग्लिश आपको आती है तो स्वीडिश से आप थोड़ी सीख सकते हो, इंग्लिश से स्वीडिश सीख सकते हो। बट बहुत सबसे बड़ी बात कि भाई, और स्वीडन क्यों, क्योंकि आप अगेन आपकी वाइफ को, फैमिली को साथ में ले जा सकते हो जब आप पढ़ाई कर रहे हो, व्हेन यू आर स्टडीज योर मास्टर्स प्रोग्राम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि स्वीडन लेते हैं, पर स्वीडन का मैंने जब देखा पोस्ट स्टडी वर्क वीजा 1 साल का ही है यार, और उसमें भी मतलब वो भी मैंने 1-2 कॉलेजेस देखे, वहाँ पे सिर्फ 1 ईयर का कोर्स है, उसकी फीस भी 12 लाख 13 लाख रुपए है। मैंने बोला लोन लेके जाएंगे, और नहीं हुआ, ऑफकोर्स वहाँ का क्लाइमेट बहुत हार्श है, सेम फॉर फिनलैंड का भी क्लाइमेट हार्श है, नॉर्वे का भी हार्श है। तो मैंने तब भी हिम्मत की कि स्वीडन और फिनलैंड के लिए एक बार सोच सकते हैं। बट अगेन वहाँ का भी जॉब मार्केट मैंने चेक किया, क्योंकि आप जा क्यों रहे हो, घूमने के लिए, यहाँ का एंजॉय करने के लिए क्लाइमेट नहीं, आप जा रहे हो पैसे कमाने के लिए। तो मैंने जब सोचा कि भाई पैसे कमाने जा रहे हैं, अपना मेन गोल क्या है कि पैसे कमाना है अपने को, सेटल होने की बात आगे की आगे, क्योंकि लोन लेके जाएंगे तो ऑफकोर्स लोन उसके भी लेना था मुझे, लोन तो लेना ही है, अमाउंट कम हो सकती है पर लोन तो लेना ही पड़ेगा भाई, कोई बैकअप तो है नहीं अपने पास। तो मैंने फिर सोचा कि स्वीडन का देखा, स्वीडन का भी नेगेटिव आया, मतलब जॉब मार्केट अभी डाउन ही है, मतलब ग्लोबली तो चालू है डाउन, उसका कारण बताऊंगा आपको क्या क्या कारण है, अभी इम्पैक्ट क्यों हो रहा है इतना ग्लोबली। फिर फिनलैंड सोचा मैंने, फिनलैंड में 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है, बोला वाह यार, और ऊपर से फीस भी कम है फिनलैंड की यूनिवर्सिटी की, मतलब एज कम्पेयर 2 साल का है वो स्टडीज, बट उसकी फीस थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू न्यूजीलैंड और एज कम्पेयर टू यू कैन से स्वीडन, मतलब स्कॉलरशिप है इसलिए फीस कम है, तो फीस तो उसकी भी उतनी है, 32-30 लाख रुपए फीस है 2 साल की, पर स्कॉलरशिप मिला के मैंने सोचा कि भाई 15 लाख रुपए दिखा रहे फीस फिनलैंड की, तो स्कॉलरशिप आपको ऑलमोस्ट 60 से 80% मिल जाती है, मतलब चलो कोई नहीं, मतलब 15-20 लाख में अपनी 2 साल की पढ़ाई हो जाएगी।
बट मैंने आगे वहाँ का जॉब मार्केट देखा, वहाँ का जॉब मार्केट अभी बहुत टाइट चालू है, पार्ट टाइम जॉब तो मिल ही नहीं रहे। दूसरी बात आपको फिनिश आनी चाहिए, और तीसरी बात कि अब फुल टाइम जॉब भी इजीली नहीं मिल रही, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हो चुका है बहुत बढ़िया। बताऊंगा आपको रीजंस क्या क्या है। अगर आप ये कोरोना से पहले जाते ना तो आप वहाँ पे सेट हो गए होते, फिनलैंड हो, न्यूजीलैंड हो या स्वीडन हो, ये सिचुएशन है। हाँ, इसका कारण क्या है? देखो, कारण तो सिंपल, आपको भी पता, आप लोग भी सुन रहे होंगे। कारण ये है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज ला रहे हैं, ट्रम्प नए नए, जो हमारे ट्रम्प सर है वो जो पॉलिसीज ला रहे हैं नए नए, पॉलिसीज जैसे कि टैरिफ तो ले आए। अभी सुनने में आया था कि आईटी पे भी, आईटी के जो आउटसोर्स हो रहा है वर्क, उस पर भी वो टैरिफ लगाने वाला था। अभी तो हुआ नहीं वैसे कुछ, सॉरी, मुझे वहां से आना था, मैं यहाँ से आ गया बात में, कोई नहीं, चलो। हाँ, उसके बाद में अभी जो H1 वीजा का आपने सुना होगा बहुत, वो उसने उसका रिन्यूअल फी, पता रिन्यूअल पे भी लगा दिया शायद उसने, और न्यू इस पे भी लगाया, जो 88 लाख रुपीस का उसने लगाया हुआ फीस। तो कौन सी कंपनी देगी भाई? ठीक है, वो एक इम्पैक्ट हुआ। और रिसेशन चालू, ऑफ कोर्स जो वॉर चालू है यूक्रेन रशिया का, इजराइल और हमास का जो चालू है, वो इम्पैक्ट तो होता ही है कहीं ना कहीं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से चालू है वॉर। तो इस सब की वजह से ग्लोबली सिचुएशन और खराब हो चुकी है। और दूसरी बात कि हमारे इंडियंस इतनी जगह पे पहुंच चुके हैं ना, और इतने बड़ी तादाद में पहुंच चुके हैं इंडियंस, कि वहां पे भी अभी लोकल जॉब्स के लिए प्रॉब्लम हो रही है, ये फैक्ट है। तो ये मेरा रिसर्च है, टोटल कंक्लूडेड रिसर्च आया कि भाई इंडिया में हम लोग, चलो इंडिया में कमाई उतनी नहीं हो रही है, बट एटलीस्ट कोई लोन तो नहीं, लोन का बर्डन तो नहीं, लोन तो देना ही है। तो यहाँ पे तो कोई लोन नहीं, 40 लाख का, 40 लाख का हमारे पास यहाँ पे, हमें पता है, हम इंडियन से हमें पता है, यहाँ पे हम कुछ भी बिजनेस करो, जॉब करो, कहीं से ना कहीं ना कोई हम कर सकते हैं। बट फॉरेन कंट्री में हमारा वहाँ कोई है नहीं, पहली बात। मतलब इंडियंस तो है ऑफ कोर्स, पर ऐसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं है, ये एक पॉइंट आया। दूसरी बात, जॉब को ऑफकोर्स क्राइसिस चालू है, रिसेशन है, महंगाई बहुत है, तो खर्चे चलाना महंगा, प्रॉब्लम होगा खर्चे चलाने के लिए। तो ये सब पॉइंट्स मैंने फैक्ट रखते हुए, सब पॉइंट्स का फैक्ट रखते हुए सोचा कि भाई एक काम करते, अभी 1-2 साल के लिए होल्ड करते हैं, है ना। 1-2 साल में अगर लगता है सिचुएशन इंप्रूव हो रही तो हम वी कैन ट्राई। ऑफकोर्स मेरी एज भी थोड़ी ज्यादा हो रही है अभी, मतलब 40 का तो नहीं हो रहा हूँ, आपको आप बता देना कितना हो रहा हूँ, आप कमेंट्स में बताना कितनी लग रही है आपको मेरी एज, फिर बताऊंगा आपको मेरी एज कितनी एक्चुअल में। पर हाँ, आप बता देना, आप गेस करके। तो मेरा इतनी भी हो नहीं रही, तो हम 1-2 साल रुक के जा सकते हैं, है ना। तब तक सिचुएशन अगर लगे इम्प्रूव हो चुकी है, सिचुएशन अगर इम्प्रूव हो चुकी है तो जाने में दिक्कत नहीं है। पर अगर ऐसी है तो मैं 1-2 साल तो खाली बैठूंगा नहीं, है ना। कुछ ना कुछ तो करना ही है अपने को भाई यहाँ पे। जब करूंगा, जब भी करूंगा आपको बता दूंगा। आप लोग तो भाई मेरा परिवार हुई, क्या हुआ बता ही दूंगा आप लोगों को। तो ये बात है। और रही बात मेरी, मुझे घूमना तो पसंद ही है, आप लोगों को मैं वीडियो शेयर करता हूँ, करता रहूंगा आगे भी। तो ये था रिसर्च। अगर आपको जानना है डिटेल में कि मैंने कैसे किया, क्या किया, और आप लोग अगर आपको जाना, इतना सुनने के बाद भी आपको जाना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एक करो कि आप डायरेक्ट जॉब के लिए देखो। मैंने भी ट्राई किया, पर न्यूजीलैंड और फिनलैंड, स्वीडन के लिए जॉब इजीली मिलना आसान, मतलब डिफिकल्ट है, इजी मिलना है नहीं, आसान नहीं है। आप दुबई के लिए ट्राई करो, दुबई, यूएई के लिए, सऊदी के लिए मत जाना। सऊदी में आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, सऊदी अरब में आपको बोलूंगा दुबई के लिए ट्राई करो। ये मेरे सारे भाई और बहनों के लिए है जो जाना चाहते हैं पर पैसे नहीं है, या कोई बड़ी डिग्री नहीं है, या कोई बड़ा एक्सपीरियंस नहीं है। ये उनके लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। कि आपको जाना है तो आप दुबई के लिए ट्राई करो। दुबई के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप इंडिया में 20,000 कमा रहे हो तो वहां पे आपको 70-80 हज़ार मिल जाएगा। मैं इसलिए दुबई बता रहा हूँ। और दुबई के लिए जॉब कैसे ढूंढना है, यूट्यूब पे वीडियोस है, वैसे मैं बता दूंगा आपको, प्रैक्टिकल दिखा दूंगा कैसे ढूंढनी है, रिज्यूम कैसे बनाना है, अप्लाई कैसे करना है, आपको हर एक जॉब के लिए कैसे रिज्यूम मॉडिफाई करना है। अगर आप लोग को चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में प्लीज़ मेंशन करिएगा, मैं आप उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आप लोगों को जानना हो तो, कि दुबई के लिए कैसे जॉब्स ढूंढनी है, फिल्टर कैसे करनी है, CV कैसे बनाना है। आपको देखो, मैंने बोल रहा कि एक जगह अप्लाई करके तुरंत जॉब मिलेगी, 100 जगह अप्लाई करना पड़ेगा। पर अगर आपका बायोडाटा जो एम्प्लॉयर है दुबई के उनको पसंद आ गया तो आपका वीज़ा, आपकी फ़्लाइट टिकट, वो सब मैनेज करके देंगे। और आपको स्टार्टिंग में शायद हेल्प भी करे रिलोकेट होने के लिए, मतलब घर के लिए। ऑफकोर्स आपको वहाँ पे जाके खुद से ही घर ढूंढना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बट जो मेन प्रॉब्लम है आपका जॉब का, वहाँ तो सेफ सिक्योर तो हो जाएगा बिना कोई खर्चे के। वीज़ा को दे देगा, फ्लाइट टिकट को दे देगा, आपको सिर्फ वहाँ जाना है, थोड़े दिन आपको मैनेज करके आपको घर करना है, आपको सैलरी तो मिलेगी, है ना। तो यूएई की बात कर रहा हूँ, यूएई में शारजा हो, अबू धाबी हो या दुबई हो,
आप जा सकते हो। तो अभी के तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, बाकी मेरे पास कहने के लिए तो बहुत कुछ है, वीडियो भी लंबी हो चुकी है ऑलरेडी। तो अभी मैं आया हूँ, कहीं बाहर आया हूँ, मैं बताता हूँ आपको बाद में क्या है क्या नहीं। गोल्फ के वीडियोस आपको डालूंगा मैं। गोल्फ नासिक में जो एक ही गोल्फ कोर्स है, रिवर साइड गोल्फ और निफाड़ में, नासिक से 50 किलोमीटर दूर है, उनके ओनर से मिलने आया, उनकी थोड़ी मार्केटिंग में हेल्प कर रहा हूँ मैं। तो इसके बारे में आगे बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मैं पहुँच चुका हूँ वैसे भी। और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी फीडबैक देना हो, प्लीज़ कमेंट में दीजिए। पसंद आया वीडियो, नहीं पसंद आया बता दीजिएगा। ओके, चलो मिलते हैं, थैंक यू।